India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सर्पविष मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव को दी राहत, रद्द की एफआईआर। वन्यजीव शिकायत पर फिर से दर्ज करने की दी अनुमति, लेकिन हो सकती है नई शिकायत दर्ज। विदेशी अदालत का तलाक डिक्री भारत में मान्य नहीं होगा, दूसरे पक्ष को प्रभावी सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का डिवोर्स पर फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के न्यायिक मजिस्ट्रेटों को दी सलाह, पुलिस अधिकारियों का दबाव हो तो अवमानना कार्यवाही करें। धमकी से मजिस्ट्रेटों को कानूनी कर्तव्यों का पालन करने से नहीं रोकना चाहिए। पर्सनैलिटी राइट्स के लिए गौतम गंभीर ने डाली दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, 2.5 करोड़ रुपए के नुकसान की मांग की गई। गौतम गंभीर ने कहा, सोशल मीडिया पर फर्जी सामग्री फैलाई जा रही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव को बड़ी राहत देते हुए कथित स्नैक वैनम मामले में दर्ज एफआईआर और आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित प्राधिकरण कानून के अनुसार नई शिकायत दर्ज कर सकता है। जस्टिस एमएस सुंदरेंज और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले में कानूनी आधारों पर एफआईआर टिक नहीं पाती। अदालत ने दो मुख्य पहलुओं पर विचार किया। पहला, मादक द्रव्य कानून की धाराओं का लागू होना और दूसरा, वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत कार्यवाही की वैधता। एनडीपीएस एक्ट के संदर्भ में अदालत ने पाया कि जिस पदार्थ सांप के जहर से जुड़ा एंटीडोट का जिक्र किया गया वह कानून की सूची में शामिल नहीं है। इसके साथ ही एल्विश यादव के पास कोई बरामदगी भी नहीं हुई है। इस आधार पर अदालत ने माना कि एनडीपीएस एक्ट का प्रयोग इस मामले में उचित नहीं है। वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत अदालत ने कहा कि धारा 55 के अनुसार मुकदमा केवल अधिकृत अधिकारी द्वारा दायर शिकायत के आधार पर ही शुरू किया जा सकता है। इस मामले में शिकायत एक निजी व्यक्ति द्वारा दी गई जो कानून के अनुरूप नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि भारतीय दंड संहिता के तहत लगाए गए आरोप भी स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं होते। इन सभी कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर रद्द की, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि उसने मामले के तथ्यों पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। यदि कोई अपराध हुआ है तो कानून के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले एल्विश यादव की याचिका खारिज की थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक भी लगाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद संबंधित एजेंसियों के पास यह विकल्प खुला है कि वे उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए नया मामला दर्ज करें। वही मामले पर ज्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर सुहानी त्रिवेदी। क्या जानकारी आपके पास? नमस्ते दर्शकों, आइए आज जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की अपडेट एल्विश यादव केस के बारे में। इस केस पे दो अधिनियमों के अंदर केस दर्ज हुई थी। पहला एनडीपीएस एक्ट, दूसरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। एनडीपीएस एक्ट में चूंकि एल्विश यादव के पास से किसी तरह के पदार्थ की बरामदी नहीं हुई थी, बल्कि उनके सह अपराधी के पास से हुई थी। चार्जशीट में सिर्फ इतना मेंशन किया गया है कि एल्विश यादव ने अपने एसोसिएट के द्वारा उस पदार्थ को खरीदने के लिए ऑर्डर दिया गया था। दूसरा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किसी भी केस को दायर करने के लिए सेक्शन 55 के अंदर उस केस का ड्यूली ऑथराइज्ड ऑफिसर के सामने कंप्लेंट दायर होना चाहिए।
चूंकि इन दोनों अधिनियमों के अंदर ये केस खरा नहीं उतर पाया, इसलिए इस केस को पे बने एफआईआर को खारिज कर दिया गया। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद सुहानी जानकारी साझा करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोत्साहन पदोन्नति देने के मामले में तेलंगाना के एक कांस्टेबल के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि जब जवाबी पक्ष ने अधिक गोलियां चलाई थी और 3 नक्सलियों के हमले को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उनकी भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और एनवी अंजारिया की बेंच ने तेलंगाना राज्य की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा था और जवाबी पक्ष कांस्टेबल को प्रोत्साहन पदोन्नति का लाभ देने का निर्देश दिया था, जिसे उन्हें देने से इनकार कर दिया गया था, लेकिन अन्य को दिया गया था। प्रोत्साहन पदोन्नति देने का उद्देश्य पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाना है, इसलिए नक्सलियों के हमले का मुकाबला करने के लिए प्रोत्साहन पदोन्नति देने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने जवाबी पक्ष को प्रोत्साहन पदोन्नति देने का आदेश देकर जीओ के उद्देश्य को पूरा किया है। अदालत ने कहा, यह मामला जवाबी पक्ष हेड कांस्टेबल को प्रोत्साहन पदोन्नति के लाभ से वंचित करने से संबंधित है, जिसने 30 जनवरी 1999 की रात को पुलिस स्टेशन पर हुए नक्सली हमले का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रोत्साहन पदोन्नति के लाभ समय समय पर पुलिस कर्मियों को दिए जाते हैं, ताकि उग्रवाद गतिविधियों का मुकाबला करने वाले पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाया जा सके। अपनी याचिका में जवाबी पक्ष ने तर्क दिया कि अन्य लोगों को प्रोत्साहन पदोन्नति का लाभ दिया गया था, जबकि उनकी आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच ने जवाबी पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें प्रोत्साहन पदोन्नति का लाभ देने का निर्देश दिया। अपील को खारिज करते हुए बेंच ने जवाबी पक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया और कहा कि उन्होंने पुलिस स्टेशन पर 3 नक्सलियों के हमले को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अधिक गोलियां चलाई थी, इसलिए उनकी आवेदन को अस्वीकार करना अनुचित था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी विदेशी अदालत द्वारा दिया गया तलाक का डिक्री तब तक भारत में मान्य नहीं होगा जब तक कि दूसरे पक्ष को उस कार्यवाही में प्रभावी और सार्थक रूप से भाग लेने का अवसर न दिया गया हो। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें अमेरिकी अदालत द्वारा दिए गए तलाक के आदेश को मान्यता दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पति को अमेरिकी कार्यवाही में ना तो प्रभावी सुनवाई का अवसर मिला और ना ही उसने उसमें सार्थक भागीदारी की। यह मामला वर्ष 2005 में मुंबई में हुए विवाह से जुड़ा है। इसमें दोनों पक्ष भारतीय नागरिक थे और बाद में अमेरिका में रहने लगे। वैवाहिक विवाद के बाद पत्नी ने मिशिगन अमेरिका की अदालत में तलाक की याचिका दायर की थी। पति ने अमेरिकी अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए लिखित जवाब दाखिल किया, लेकिन मुकदमे की सुनवाई में भाग नहीं लिया। इसके बाद अमेरिकी अदालत ने विवाह का अपरिवर्तनीय विघटन के आधार पर 2009 में तलाक दे दिया। इसी दौरान पति ने भारत में पुणे फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की, जहां विदेशी डिक्री को मान्यता दी गई। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस निर्णय को पलटते हुए अमेरिकी डिक्री को मान्यता माना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में तलाक का वैध आधार नहीं है। विदेशी डिक्री को मान्यता तभी दी जा सकती है जब वह भारतीय कानून के अनुरूप हो। केवल समन भेज देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि दूसरे पक्ष को वास्तविक और प्रभावी सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। तलाक का आधार भारतीय कानून में मान्य हो, दूसरा पक्ष स्वेच्छा से विदेशी अदालत के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करे और मुकदमे में भाग ले, या उसने तलाक के लिए सहमति दी हो। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इन शर्तों का पालन नहीं हुआ, इसलिए अमेरिकी अदालत का तलाक डिक्री भारत में मान्य नहीं है। हालांकि अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विदेश अधिकारों का उपयोग करते हुए स्वयं ही विवाह को अपरिवर्तनीय विघटन के आधार पर तलाक कर दिया। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विदेशी तलाक डिक्री को मान्यता देने के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के न्यायिक मजिस्ट्रेटों को सलाह दी है कि अगर उन्हें पुलिस अधिकारियों से किसी भी तरह की धमकी या दबाव मिलती है तो वे अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए संदर्भ बनाएं। जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की बेंच ने कहा, जब मजिस्ट्रेट पुलिस को असहज निर्देश देते हैं तो उन्हें पुलिस से दबाव का सामना करना पड़ता है।
बेंच ने कहा, हम जानते हैं कि जिलों में मजिस्ट्रेटों को कभी कभी पुलिस द्वारा जांच के लिए निर्देश देने वाले आवेदनों पर जवाब का सामना करना पड़ता है, खासकर असहज निर्देशों पर। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मजिस्ट्रेटों को डराने के लिए कदम उठाते हैं। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि इस तरह की धमकी से मजिस्ट्रेटों को अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन करने से नहीं रोकना चाहिए। मजिस्ट्रेट को आवश्यक आदेश पारित करने में हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि किसी उच्च शक्ति वाले पुलिस अधिकारी ने उन्हें असहज किया है। अगर वास्तव में किसी पुलिस अधिकारी से कोई दबाव या असहजता महसूस होती तो मजिस्ट्रेट को इसी कोर्ट में अवमानना का संदर्भ बनाने का अधिकार है। यह मामला फर्रुखाबाद के अधीक्षक पुलिस को अगस्त 2025 में एक प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने के लिए निर्देश देने की मांग से संबंधित था, जो एक आपराधिक अपराध के गैर रजिस्ट्रेशन से संबंधित था। बेंच ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं अदालतों को शक्तिहीन बनाती हैं और अधिकारियों को लगता है कि वे केवल निर्णय लेने के लिए निर्देश दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के तहत अगर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी एक संज्ञेय अपराध के संबंध में जानकारी दर्ज करने से इनकार करते हैं तो सूचक को अधीक्षक पुलिस को लिखने का अधिकार है। अगर एसपी भी निर्णय नहीं लेते तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत आवेदन करने का अधिकार है। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को बीएनएसएस के तहत सक्षम मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करने का अधिकार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक आरोपी को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जो पुलिस की गलती के कारण 15 अतिरिक्त दिनों तक जेल में रहा। पुलिस ने गलत तरीके से दावा किया कि आरोपी का 12 मामलों का आपराधिक इतिहास है, जबकि वास्तव में उसके खिलाफ केवल 5 मामले थे। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने फुरकान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जिसे नवंबर में एक सेंट्रो कार की चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने 10 मार्च को उसे जमानत दे दी, लेकिन उसके वकील ने पुलिस विभाग के खिलाफ आदेश की मांग की, क्योंकि पुलिस ने उसके 12 मामलों के आपराधिक इतिहास का दावा किया था, जिसकी उसकी जमानत में देरी हुई। कोर्ट ने कहा, यह स्पष्ट है कि जांच अधिकारी ने गलत जानकारी दी, जिससे आरोपी को 15 अतिरिक्त दिनों तक जेल में रहना पड़ा। इसलिए राज्य को 1 महीने के भीतर 50,000 रुपए का मुआवजा देना होगा। कोर्ट ने यह भी जांच अधिकारी की गलती बताई, कहा कि लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं थी, बल्कि यह उनकी लापरवाही के कारण हुआ होगा। आदित्यनाथ सरकार के अतिरिक्त महानिदेशक तकनीकी सेवाएं नवीन अरोड़ा ने कोर्ट में पेश होकर जांच अधिकारी की गलती को स्वीकार किया। अरोड़ा ने कहा कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के माध्यम से आरोपी का आपराधिक इतिहास का पता लगाना बहुत आसान है। अरोड़ा ने आगे कहा कि इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के माध्यम से केस डायरी प्राप्त करने की सुविधा संयुक्त निदेशक प्रोसिक्यूशन को दी गई है, लेकिन उन्होंने अपने कार्यालय में स्टाफ की कमी के कारण इसका उपयोग करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि निदेशक प्रोसिक्यूशन संयुक्त निदेशक प्रोसिक्यूशन के कार्यालय में पर्याप्त स्टाफ सुनिश्चित करें, ताकि वे ICJS के माध्यम से केस डायरी प्राप्त कर सकें और निर्देश प्राप्त करने में देरी को रोक सकें। गौतम गंभीर ने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है और 2.5 करोड़ रुपए के नुकसान की मांग भी की है। उन्होंने अपने नाम और छवि का गलत तरीके से उपयोग करके मर्चेंडाइज बेचने और AI वीडियो और डीप फेक का उपयोग करके गलत जानकारी फैलाने वाले संस्थाओं के खिलाफ यह मांग की है। गौतम गंभीर ने अपनी याचिका में कहा कि उनके नाम और छवि का उपयोग बिना अनुमति के मर्चेंडाइज बेचने और गलत जानकारी फैलाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने अदालत से ऐसे अवैध सामग्री को हटाने का निर्देश देने की मांग की। गौतम गंभीर के वकील ने एक प्रेस बयान में कहा कि उनके क्लाइंट के खिलाफ एक समन्वित अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें डिजिटल इंपर्सेशन, AI जनरेटेड डीपफेक और उनके व्यक्तित्व का अनाधिकृत व्यावसायिक उपयोग शामिल है। बयान में कहा गया है कि 2025 की शुरुआत से गंभीर की कानूनी टीम ने इंस्टाग्राम, X, YouTube और फेसबुक पर फैब्रिकेटेड डिजिटल सामग्री में तेज और चिंताजनक वृद्धि देखी है। बयान में कहा गया कि कई अकाउंट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेस स्नैपिंग और वॉइस क्लोनिंग तकनीकों का उपयोग करके गंभीर की छवि का उपयोग करके झूठे वीडियो बनाए हैं, जिसमें उन्होंने कभी भी नहीं दिए गए बयान शामिल हैं।
इसके अलावा प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिना अनुमति के गंभीर के नाम और छवि का उपयोग करके पोस्टर और मर्चेंडाइज बेच रहे हैं। गौतम गंभीर की याचिका में 16 प्रतिवादियों के खिलाफ दावा किया गया है, जिसमें सोशल मीडिया अकाउंट्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और प्लेटफॉर्म इंटरमीडियरी शामिल है। याचिका में कॉपीराइट एक्ट 1957, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 और कमर्शियल कोड्स एक्ट 2015 का हवाला दिया गया है। गौतम गंभीर ने 2.5 करोड़ रुपए के नुकसान की मांग की है। इसके साथ ही अवैध सामग्री को हटाने और अकाउंट्स के रेंडिशन की मांग की है। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व बिहार मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने जमीन के बदले नौकरी मामले में प्रोसिक्यूशन द्वारा भरोसा नहीं किए गए दस्तावेजों की मांग की थी। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीसी एक्ट विशाल गोगरे ने अन्य आरोपियों की इसी तरह की याचिकाओं को भी खारिज कर दिया और कहा कि प्रोसिक्यूशन द्वारा भरोसा नहीं किए गए दस्तावेजों को प्राप्त करने का कोई स्वतः अधिकार नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपराधिक ट्रायल की प्रक्रिया में प्रोसिक्यूशन को पहले अपने भरोसेमंद दस्तावेजों के आधार पर साक्ष्य पेश करना होता है और अन्य भरोसेमंद दस्तावेजों की मांग क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए पूर्व शर्त नहीं हो सकती। अगर आरोपियों के पास कोई बचाव नहीं है तो उन्हें ट्रायल में अनावश्यक दस्तावेजों को शामिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट को लगता है कि अगर आरोपियों की इस मांग को स्वीकार नहीं किया जाता तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। यह मामला सीबीआई के आरोपों से संबंधित है कि लालू प्रसाद यादव ने 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान रेलवे में ग्रुप डी पदों पर नियुक्तियों के बदले में अपने परिवार को जमीन के टुकड़े दिए थे। एजेंसी के अनुसार कई नौकरी चाहने वालों या उनके रिश्तेदारों ने यादव के परिवार के सदस्यों और संबंधित संस्थाओं को पटना और अन्य स्थानों पर जमीन बेची या उपहार में दी थी, बिना किसी सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया के। यादव परिवार ने इन आरोपों से इंकार किया है और कहा कि ये आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित है। आरोपियों ने तर्क दिया कि अनभरोसेमंद दस्तावेजों तक पहुंच आवश्यक है ताकि वे प्रोसिक्यूशन के प्रमुख गवाहों को प्रभावी ढंग से क्रॉस एग्जामिन कर सके। हालांकि कोर्ट ने पाया कि ऐसी मांग ट्रायल प्रक्रिया को विकृत करेंगी और प्रोसिक्यूशन के भरोसेमंद साक्ष्यों से ध्यान हटाएंगे। कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और ऐसे दस्तावेज प्रदान करने से प्रोसिक्यूशन को कोई नुकसान नहीं होगा। कोर्ट ने जोर दिया कि कानूनी प्रक्रिया को सिर्फ सुविधा के लिए बाईपास नहीं किया जा सकता। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझे कि बर्डन ऑफ प्रूफ या सबूत का भार क्या होता है। आइए जानते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के बारे में। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है कोर्ट में किस पार्टी को अपनी बात साबित करनी होगी। ये रूल इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 101, 102 और 103 में गया है। सिविल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ का रूल है, जो क्लेम करेगा वही प्रूफ करेगा। यहाँ प्रूफ का स्टैंडर्ड होता है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने बी पर पैसा वापस ना देने का केस फाइल किया, तो ए को प्रूफ देना होगा कि उसने बी को पैसा दिया था। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने अनिल ऋषि वर्सेस गुरबख्श सिंह के केस में कहा कि सिविल केसेस में पहले बर्डन प्लेंटिफ पर होता है, फिर सिचुएशन के हिसाब से शिफ्ट हो सकता है। क्रिमिनल केसेस में बर्डन प्रोसिक्यूशन पर होता है। यहाँ प्रूफ का स्टैंडर्ड होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी थोड़ा सा भी डाउट हो तो अक्यूज को बेनिफिट मिलेगा। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने राजेश जैन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में कहा कि स्ट्रॉन्ग सस्पिशन प्रूफ का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.